अलीसा सक्सेस पॉइंट बनाई में एक बार फिर आपका स्वागत है। मैं प्रभुराम चोपड़ा। अपना विषय है संस्कृत और संस्कृत में आज टॉपिक रहेगा समास। क्या रहेगा? समास है। हमने संधि पढ़ी थी, संधि का ज्ञान कर लिया हमने, और दूसरा अपना टॉपिक है वो है समास। क्या है? समास है। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि समास जिस प्रकार संधि शब्द की उत्पत्ति किन से मिलकर हुई है, उसी प्रकार समास जो शब्द है उसकी भी किस प्रकार से उत्पत्ति हुई है, यानी किस प्रकार से ये समास शब्द है वो बना है, किन किन शब्दों से बना है। तो इसमें सम प्लस अस प्लस घे, इसमें अस धातु है, यानी सम तो क्या है? उपसर्ग है। ये क्या है? उपसर्ग है। और अस क्या है? धातु है। क्या है? धातु। और घे क्या है? ये है प्रत्यय। क्या है? प्रत्यय, यानी उपसर्ग, धातु और प्रत्यय, इन तीनों को मिलाकर के समास शब्द की उत्पत्ति हुई है, समास शब्द का निर्माण हुआ है। सम, अस और घे, यानी सम उपसर्ग है, अस धातु है और घे प्रत्यय है। इन तीनों शब्दों को मिलाकर के क्या है? समास ये बनता है। क्या बनता है? समास है। समास यानी संक्षिप्त रूप। समास, समास का क्या अर्थ है? संक्षिप्त रूप। यानी समास का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। अब इसकी परिभाषा हिंदी में जिस प्रकार संधि की परिभाषा होती है उसी प्रकार समास की भी परिभाषा होती है। संधि की हमने परिभाषा पढ़ी थी कि दो वर्णों के मेल को संधि कहते हैं, लेकिन यहाँ पर समास है तो समास क्या है? यहाँ पे वर्ण नहीं होगा, यहाँ शब्द होगा। क्या होगा? शब्द। दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। क्या परिभाषा? दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या जोड़ को समास कहते हैं। ठीक है ना? संस्कृत में इसको कहते हैं सम शनम समास है। समसनम समास है। हिंदी में इसका यानी इसकी परिभाषा होती है समास की, दो या दो से अधिक शब्दों, ये शब्द हैं, दो या दो से अधिक शब्दों के मेल या जोड़ को क्या कहते हैं? समास कहते हैं। यानी सामासिक जो पद होता है, सामासिक पद बनता है। समास विग्रह यानी सामासिक पद का विग्रह करना, टुकड़ा करना, उसको कहते हैं समास विग्रह। और समास जो विग्रह किया हुआ है, सामासिक जो पद होते हैं, अलग अलग टुकड़े होते हैं, उनका एक रूप बनाते हैं, वो उसको बोलते हैं सामासिक पद। यानी दो या दो से अधिक जो पद होते हैं उनको मिलाकर के एक शब्द बनाते हैं, उसको क्या बोलते हैं? सामासिक पद या समास कहते हैं। तो सम सनम समास है। संस्कृत में इसका ये होता है सम सनम समास। समझ में आ गई मुझे? अब आप कहेंगे परिभाषा कौन पूछता है? नहीं पूछता है, लेकिन इसका आधार तो हमें ज्ञान होना चाहिए ना, कि समास है क्या, समास किन से बनता है। तो आधार जरूरी है सबसे पहले, कि दो या दो से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं।
ठीक है ना। अब जिस प्रकार संधि के भी भाग होते हैं उसी प्रकार समास के भी भाग होते हैं, भेद होते हैं। संस्कृत में समास के 6 भेद होते हैं। संस्कृत में समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। वैसे मुख्य रूप से 4 होते हैं, लेकिन उसके फिर 2 भागों के भाग होने की वजह से 6 भेद हो जाते हैं। जैसे नंबर 1 है अविभाव। अविभाव समास है। नंबर 2 है क्रम धार्य समास है। नंबर 3 है तत्पुरुष समास है। नंबर 4 है द्विगु समास है। नंबर 5 है बहु व्रीहि समास है। और नंबर 6 है द्वंद्व समास, द्वंद्व समास है। इस प्रकार 6 होते हैं। समास के कितने भेद होते हैं? 6 भेद होते हैं। अविभाव समास, क्रमधार्य समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। ये 6 भागों में डिवाइड किया गया, बांटा गया। इन 6 भागों के आधार पर समास का हमें ज्ञान प्राप्त करेंगे कि समास किस प्रकार से बनता है, किन किन शब्दों के योग से बनता है। ये सब अलग अलग प्रकार से बनाए जाते हैं। तो समझ गए होंगे कि संस्कृत में समास कितने होते हैं? 6 होते हैं। अविभाव समास, क्रमधार्य समास, द्वंद्व समास, तत्पुरुष समास, द्विगु समास और बहुव्रीहि समास। इस प्रकार संस्कृत में समास है वो 6 होते हैं। समझे होंगे कि सबसे पहले समास शब्द की उत्पत्ति वो कैसी हुई है? सम प्लस अस प्लस घे, यानी सम उपसर्ग है, अस धातु है और घे पढ़ते हैं। तो इन तीनों के मिलने से क्या है? समास शब्द बना। और समास शब्द का अर्थ होता है संक्षिप्त रूप। परिभाषा 2 या 2 से अधिक शब्दों के मेल को समास कहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, नंबर 1 है अविभाव समास है। क्या है? अविभाव समास। नाम से ही थोड़ा पता चलता है कि इसमें क्या होता है। अव्यय, अव्यय होता है इसमें। प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद संज्ञा होता है। अविभाव समास है यानी अव्यय। प्रथम पद इसमें क्या होता है? अव्यय होता है। क्या होता है इसमें? प्रथम पद अव्यय और दूसरा संज्ञा होता है। ठीक है ना। प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा संज्ञा होता है। अव्यय
अव्यय, जिसका कोई खर्च नहीं किया जा सके। इसका अर्थ क्या होता है? जिसका कोई खर्च नहीं किया जा सके, मतलब इससे बने जो शब्द है इसका रूप नहीं चलता है। इससे बने जो शब्द है वो नपुंसकलिंग एक वचन में ही होते हैं। समझ में आ गई? नपुंसकलिंग एक वचन में होता है इससे बने हुए शब्द, इसका रूप नहीं चलता है। जिस प्रकार राम का रूप चलता है उस प्रकार इससे जो शब्द बनते हैं अविभाव जो समास है, इससे जो शब्द बनते हैं उनका रूप नहीं चलता है। ये सिर्फ नपुंसकलिंग एक वचन में ही रहता है। समझ में आ गई? तो इसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है और दूसरा पद है वो संज्ञा होता है। जैसे देखो, दिनम दिनम प्रति, दिनम दिनम प्रति, प्रतिदिन, ये बनता है दिनम दिनम प्रति। ये विग्रह है और ये पद है, यानी समासिक पद है और ये विग्रह है। तो यानी प्रथम पद अव्यय क्या है? अब आप कहेंगे इसमें तो प्रथम पद अव्यय नहीं, ये दिन दिन है। ये नहीं, समास जो समासिक पद बनता है उसमें जो प्रथम पद होता है वो अव्यय होता है, यानी उपसर्ग युक्त होता है। उपसर्ग युक्त होता है प्रतिदिनम, ये अव्यय यानी प्रथम प्रतिदिनम, इसमें जो प्रथम पद है ना ये अव्यय पद होता है, इसमें नहीं होता है। जो समासिक पद बनता है ना उसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है, ये याद रखना है। प्रतिदिनम यानी प्रत्येक दिन, दिनम दिनम प्रति, प्रत्येक दिन, ठीक है ना? इसी प्रकार अन्य उदाहरण, मक्षी का नाम अभाव है, मक्षी का नाम अभाव है यानी मक्खियों की कमी। मक्षी का नाम अभाव है, इसका क्या अर्थ होता है? मक्खियों की कमी। तो क्या लिखेंगे इसका फिर? निर्मक्षिकम, क्या हो जाता है? निर्मक्षिकम, ये हो जाता है निर्मक्षिकम, इसका अर्थ यही होता है और इसका भी अर्थ यही है। तो निर्मक्षिम, मक्षिकम यानी मक्खियों से रहित, और ये मक्षी का नाम अभाव है, मक्खियों की कमी अर्थात मक्खियों से रहित। समझ आ गई होगी? यानी इसमें देखो निर निर उपसर्ग या अव्यय पद है और मक्षिकम अलग पढ़ते हैं, निर्मक्षिक मक्षिकम अलग पढ़ रहे हैं, तो इसमें प्रथम पद है वो अव्यय होता है। समझ आ गई होगी? अगला उदाहरण कोई, शक्ति नाम अभाव है, शक्ति शक्ति नाम अभाव है यानी शक्ति की कमी। खाना कम खाएंगे तो शक्ति की कमी हो जाती है ना, उस प्रकार शक्ति नाम अभाव है, शक्ति की कमी। तो यथाशक्ति हो जाएगा, यथाशक्ति, यथाशक्ति हो जाता है। क्या होता है? यथाशक्ति। ये यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार, और शक्ति नाम अभाव है, शक्ति की यानी कमी, शक्ति पूर्ण छीन नहीं हुई लेकिन कमी है, और यथाशक्ति यानी शक्ति के अनुसार कार्य करे, यथाशक्ति। तो यथा इसमें क्या है? प्रथम पद है और वो क्या है? अव्यय होता है। क्या होता है? वो अव्यय होता है। समझ आ गई? फिर अगला उदाहरण,
रथस्य पश्चात, रथस्य पश्चात यानी रथ के पश्चात मान पीछे, रथ के पश्चात या बाद में कह दो उसे, रथ के बाद या रथ के पीछे। तो इसका सामासिक पद क्या होगा? अनुरथम। क्या हो जाएगा? अनुरथम। अनुरथम, अनुमान पीछे होता है, अनु मीन्स क्या होता है? पीछे होता है। तो अनुरथम हो जाता है, अनुरथम। रथस्य पश्चात रथ के पीछे, और समासिक पद क्या बन जाता है? अनुरथम। अनु मीन्स पीछे होता है, तो अनुरथम, रथ के पीछे। इस प्रकार अनु उपसर्ग मान कहो या अव्यय पद कह दो सही। यानी इसमें प्रथम पद क्या है? अव्यय है, और दूसरा पद क्या है? संज्ञा है। रथ क्या है? संज्ञा है। तो परिभाषा के अनुसार अविभाव समास है, उसमें प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद है वो संज्ञा होती है। यानी जो सामासिक पद बनता है ना, उसमें इसमें नहीं होता है। जो सामासिक पद बनता है उसमें समास विग्रह में नहीं पाता है। कभी ये सोचे कि समास विग्रह ये है, तो इसमें प्रथम पद तो अव्यय नहीं है, इसमें नहीं मिलेगा। सामासिक जो पद है उसमें होता है। समझ आ गई? अब अनुरथम यानी रथ के पीछे, इसका अर्थ है, मान लो कोई जरूर थोड़ी ये आए, ये भी आ सकता है पद। कह दिया कि अनुरथम का समास विग्रह अवैसद में कौन सा सही है, तो इसका अर्थ आपको याद होना चाहिए शब्द का, कि इस शब्द का क्या अर्थ है। अनुरथम यानी रथ के पीछे। तो इसका हम रथ के पीछे, इसका हम संस्कृत शब्द बनाएंगे। क्या होता है? तो रथ के पीछे यानी रथस्य, संबंध हो गया ना काकी की, रथस्य पीछे मतलब पश्चात, रथस्य पश्चात जहां शब्द लिखा हुआ मिलेगा तो उसके ऊपर हम टिक कर देंगे, इसका अर्थ है ये होता है। समझ आ गई? इस प्रकार इसका हिंदी अर्थ आना जरूरी है हमें। इसी प्रकार इनका करेंगे रथस्य पश्चात, ये भी अर्थ होता है कि इसका अर्थ क्या है, हमें ध्यान होना चाहिए कि रथ के पीछे। तो इसका सामासिक पद बनाएंगे, यानी उपसर्ग युक्त करेंगे। तो हमें ये भी ध्यान होना चाहिए कि पश्चात पीछे, जो हम ये थोड़ी देखें पश्चात रथ, तो इसका शॉर्ट न, ये तो पश्चात है, ये नहीं है। तो अव्यय पद कौन सा बनता है? अनु होता है। तो अनु है वो लगाएंगे पहले, हमें ये ध्यान दिमाग में हो जाना चाहिए कि अनु मीन्स होता है पीछे, तो अनुरथम होता है। समझ आ गई होगी? चलो ठीक है, अन्य उदाहरण और देखते हैं। चलो आगे कोई और उदाहरण। एकम, एकम क्या है? एकम, एकम प्रति, एकम एकम प्रति, एकम एकम प्रति क्या होता है? एकम एकम, एकम एकम प्रति यानी एकम प्रति, प्रति एक, इसका अर्थ क्या होता है? एकम एकम यानी एक एक, प्रत्येक। इसका क्या अर्थ होता है? प्रत्येक हो, एकम एकम प्रति मतलब प्रत्येक। तो क्या होगा? प्रत्येक, प्रत्येक। इसमें कहेंगे अव्यय पद कौन सा है? प्रत्येक का मालक तो नहीं है, तो इसमें संधि विच्छेद करेंगे तो प्रति प्लस एक होता है। संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होता है? प्रति प्लस में एक होता है। समझ आ गई? तो एकम एकम प्रति, तो इसका सामासिक पद क्या बनेगा? प्रत्येकम। समास यानी इसमें अव्यय पद क्या है? प्रति है। अव्यय पद क्या है इसमें? प्रति होता है। समझ आ गई होगी? फिर है जननाम अभाव है, जननाम अभाव है। जना नाम, जन जनता की, जना नाम अन्य लोगों की, जन
जनता या लोगों की, अभाव मीन्स होता है कमी, अभाव मीन्स क्या होता है कमी, भी जनता की कमी, क्या होता है जनता की कमी, जना नाम अभाव है अर्थात जनता की कमी, ये ध्यान रखिए कि क्या अर्थ होता है जनता की कमी। तो क्या होता है फिर इसका सामासिक पद बनाएंगे तो निर्जनम, निर्जनम, निर मान रहित और जन मीन्स लोग, लोगों से रहित, सुनसान स्थान, जनानाम अभाव यानी लोगों की कमी, और इसका अर्थ भी क्या होता है निर्जनम, लोगों की कमी होता है। तो निर इसमें क्या है अव्यय पद होता है, निर क्या होता है इसमें अव्यय पद होता है, समझ आ गई होगी। चलो आगे और पद, चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम यानी चित्र सहित, इसका अर्थ क्या होता है चित्र सहित, चित्रेण सहितम चित्र सहित, चित्र सहित होता है तो इसका समासिक पद क्या होता है सचित्रम, क्या होता है सचित्रम, सचित्रम, चित्रेण सहितम, चित्रेण सहितम यानी चित्र सहित, तो क्या हो जाता है सचित्रम हो जाता है, अव्यय समास में क्या होता है प्रथम पद अव्यय होता है और दूसरा पद है वो संज्ञा होता है। प्रथम पद अव्यय कब होता है जब सामासिक पद बनाते हैं, यानी समास विग्रह किया हुआ होता है और उसका सामासिक पद बनाते हैं, सामासिक पद का जो प्रथम पद होता है वो क्या होता है अव्यय होता है, सचित्रम यानी स सहित हो गया, स इसमें क्या है अव्यय पद है और चित्रम है वो संज्ञा शब्द है, समझ में आ गई होगी। तो इस प्रकार और बहुत उदाहरण होते हैं, लेकिन कुछ कुछ एक आपको ये उदाहरण बताए गए हैं, यानी इसका एक आधार बताया गया कि इस प्रकार से ये अविभाव समास होता है। ये ध्यान रखना है कि इनका अर्थ हमें ज्ञान होना बहुत जरूरी है, चाहे समास विग्रह उनका और चाहे आगे सामासिक पद है उनका, हमें चाहे क्यों परीक्षा के अंदर ये भी पूछ सकते हैं या इनमें से पूछ सकते हैं, तो इनका हमें अर्थ होना यानी ज्ञान होना चाहिए। एकम एकम प्रति, तो एकम एकम प्रति मतलब एक एक प्रति, मतलब इसका क्या हुआ प्रत्येक हो गया, एकम एकम प्रति मतलब एक एक खड़े हो मतलब प्रत्येक खड़े हो, तो प्रत्येक प्रत्येक हो जाएगा, प्रति प्लस है एक। इसी प्रकार ये जना नाम अभाव है, इसका अर्थ होता है लोगों की कमी, जना नाम अभाव क्या होता है लोगों की कमी होती है, तो जहां लोगों की कमी है तो उसको क्या क्या कहते हैं निर्जनम, क्या कहते हैं उनको निर्जनम कहते हैं, समझ में आ गई। इसी प्रकार चित्रण सहितम, चित्र सहित चित्र बना हुआ है और उसके पास में कोई व्यक्ति खड़ा है, तो चित्र सहित वो व्यक्ति खड़ा है, तो चित्र सहित मतलब चित्रण सहितम, तो इसका सामासिक पद क्या बन जाएगा सचित्रम हो जाता है, क्या हो जाता है सचित्रम हो जाता है, समझ आ गई। इस प्रकार से ये अविभाव समास से होता है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। दूसरा पढ़ते हम, दूसरा समास है पढ़ते हम क्रमधारय समास, क्रम धार्य समास है, क्रमधार्य समास है, ये पढ़ते हैं क्या है दूसरा क्रमधार्य समास है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, क्या पहचान होती है इसकी, इसमें इस समास में दोनों दो पद होते हैं लगभग, दोनों पदों की विभक्ति समान
होती है। इसमें क्या होता है कर्मधारय समास में, इसमें दोनों पदों की विभक्ति समान होती है। इन दो पद होते हैं, समास विग्रह करते हैं ना, तब समास विग्रह किया हुआ होता है, उनमें दोनों पदों की विभक्ति समान होती है। और क्या इसकी पहचान है, इसमें प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है। प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। दूसरा पद क्या होता है, विशेष्य होता है। समझ आ गई। क्रमधारीय समास में दोनों पदों की विभक्ति समान होती है, याद रखना है। चाहे वो प्रथमा व्यक्ति हो, चाहे द्वितीय व्यक्ति में लिखा हो, चाहे तृतीय व्यक्ति में लिखा हो, दो पद होते हैं, उन दोनों पदों की विभक्ति समान होती है। और लगभग आपको उसमें लास्ट में इति मिलेगी, समास विग्रह किया होता है वहां पे, ठीक है ना। और जहां तक वो इसमें द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग होता है, जहां तक होता है वहां पे द्वितीय व्यक्ति का ही प्रयोग होता है, प्रथमा या द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग मिलता है ज्यादातर। तो मानो सामासिक पद बना हो, उसमें क्या पहचान होगी, तो उसमें द्वितीय व्यक्ति ही मिलेगी ज्यादातर। तो ये देखो लगभग द्वितीय व्यक्ति होती है, या फिर उसका अर्थ निकालते तो विशेषता मिलती है। प्रथम पद है उसमें विशेषता मिलेगी, और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है। अब विशेषता क्या होती है, जिन पदों की या जिस व्यक्ति की विशेषता बताई जाएगी वो विशेषण होता है, और विशेष्य जिसकी विशेषता बताई जाएगी। जिस प्रकार ये पेन है, तो पेन कैसा है, काला है, काला तो इसकी विशेषता होगी, लेकिन ये काला किसकी विशेषता है, पेन की है, तो पेन इसमें क्या है, विशेष्य है। समझ आ गई ना। अब कहे विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर है, विशेषण और विशेष्य में क्या अंतर होता है। जिस प्रकार कह दिया ये पेन यानी कलम है, मार्कर है, ये काला है, मार्कर कैसा है, काला है, तो काला जो इसकी विशेषता बताई गई है, तो वो हो गया विशेषण। और किसकी, यानी कौन काला है, पेन है ना, मार्कर काला है, तो ये मार्कर है वो विशेष्य है। समझ आ गई। तो इस प्रकार कर्मधारय समास में प्रथम पद है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है, और दोनों पदों की विभक्ति क्या होती है, समान होती है। समझ आ गई। इस प्रकार ये याद रखना है कि कर्मधारय समास में दोनों पदों की विभक्ति समान होती है, और प्रथम पद इसमें विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। और लगभग इव या इति समास विग्रह किया होता है ना, उसमें या तो इव मिलेगा या इति लिखा हुआ मिलेगा। समझ आ गई, ये इसकी पहचान है। चलो देखते हैं उदाहरण। जैसे जैसे क्या उदाहरण होता है, पीतम अम्रम इति। पीतम अम्रम इति, तो क्या सामासिक पद बन गया इसमें, पीताम्रम, पीताम्बरम, पीताम्रम, क्या शब्द बन गया, पीताम्रम। पीतम अम्रम इति, पीला वस्त्र है, जिस प्रकार मेरी जो शर्ट है वो पीली है, इस प्रकार पीतम अम्रम यानी पीले वस्त्र धारण किए हुए हैं वो पीताम्बरम। अब ये आ गया, अब ठीक है, अब भी आप कहोगे कि सर जी बताया था कि दोनों पदों में व्यक्ति समान होनी चाहिए, दो पद है, ठीक है ना, दोनों पदों में व्यक्ति समान है, पीतम है, अम्रम है। इति का विवरण में बताया था कि इति भी आता है, कहीं पे इति भी आता है या यू भी मिलेगा, तो इति भी आ गया इसमें। अब इसमें दोनों दोनों पदों में क्या है, समान विभक्ति है। अब पीताम्बरम, पीताम्बरम, अब मैंने ये बोला कि भी दोनों द्वितीय व्यक्ति में रूप इसका मिलेगा लगभग, तो ये द्वितीय व्यक्ति है पीताम्बरम, ठीक है ना, पीतम अम्रम, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है कि पीतम अम्रम पीताम्बरम,
पीतम अम्रम, इसमें विशेषता देखो, अम्रम यानी वस्त्र, पीतम पीला, ये विशेषता होगी और ये विशेष्य है, ठीक है ना। अम्रम है, ये विशेष्य है, और ये क्या है, विशेषण है। प्रथम पद क्या है, विशेषण, यही बोला था, दोनों पदों में व्यक्ति समान होती है, दोनों पदों में व्यक्ति समान है, और इसमें प्रथम पद विशेषण होता है, दूसरा पद विशेष्य होता है। तो पीतम यानी पीला, तो विशेषण, विशेषण हो गया ना। अम्रम यानी आवरण अर्थात वस्त्र है, वो कैसा है, पीला है, तो ये विशेष्य हो गया। समझ आ गई। इस प्रकार इसमें प्रथम पद क्या है, विशेषण होता है, दूसरा विशेष्य होता है। अगला उदाहरण, रक्तम कमलम इति, रक्तम कमलम, रक्त मीन्स क्या होता है, लाल, रक्त मीन्स क्या होता है, लाल, कमलम कमल, कमल का फूल, कमल का फूल कहते हैं लाल, सफेद भी होता है, कमल का फूल अलग अलग कलर का होता है। तो यहाँ पे दे रखा है रक्तम कमलम, कमल कैसा है, लाल है, कमल की विशेषता बताई गई है, रक्तम कमलम, रक्त कमलम, क्या हो जाएगा, रक्त कमलम, लाल कमल का फूल, रक्त कमलम, यानी समास विग्रह किया हुआ होता है, उसका समासिक पद बनाते हैं, तो प्रथम जो पद होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है, ये याद रखना है। समासिक जो पद बनाते हैं तो प्रथम जो पद होता है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है, तो रक्त हो जाएगा, रक्त कमलम, ठीक है ना, रक्तम कमलम इति, रक्त कमलम, समझ में आ गया। इस प्रकार प्रथम पद क्या होता है, विशेषण होता है, और दूसरा पद विशेष्य होता है। आगे देखो, वीर पुरुष इति, वीर पुरुष इति, वीर पुरुष, वीर पुरुष है, पुरुष, वीर यानी प्रथम व्यक्ति है, वीर पुरुष है, तो वीर पुरुष, समझ आ गया होगा ना। तो वीर पुरुष है इति, तो वीर पुरुष है, वीर पुरुष है, ये हो जाता है। ये देखो प्रथम पद की व्यक्ति का लोप हो गया ना, ये विसर्ग घट गया, यह मतलब व्यक्ति का लोप हो गया, वीर पुरुष है, वीर है जो पुरुष, वीर पुरुष है, वीर है पुरुष है इति, वीर पुरुष, महान पुरुष, वीर योद्धा, ठीक है ना, तो वीर पुरुष है, ये विशेषता होगी, पुरुष कैसा है, वीर है, ये इसकी विशेषता हो जाती है। महान राजा इति, महान राजा इति, यानी महान राजा, राजा क्या है, महान है, बहुत बड़ा है, महान राजा, महान राजा मतलब बहुत बड़ा राजा है, तो इसका क्या हो जाता है, महान राजा, इन बहुत बड़ा राजा है, तो क्या हो जाता है, महाराजा, क्या हो जाता है, महाराजा, 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 महान है जो राजा, इन बहुत बड़ा राजा, इसका सामासिक पद क्या है, महाराजा, फिर महान राजा, बहुत बड़ा राजा, तो इसका समासिक पद महाराजा हो जाता है, महाराजा मीन्स भी बहुत बड़ा राजा होता है, समझ आ गई। इस प्रकार प्रथम ये देखो विशेष, विशेषता बता देंगे, राजा कैसा है, महान है, तो यहाँ पे राजा की विशेषता बताई गई है, ठीक है ना, तो महान राजा, इसका भी महाराजा है, इसका समास विग्रह करो तो महान राजा इति, महान राजा इति हो जाए, महान राजा इति, महाराजा, समझा गया। इस प्रकार प्रथम पद है वो विशेषण होता है, और दूसरा पद है वो विशेष्य होता है, और समासिक पद बनाते हैं तो प्रथम पद की व्यक्ति का लोप हो जाता है, सुना। चलो आगे और उदाहरण देखते हैं। चलो आगे और उदाहरण बताइए।
घन इव, सॉरी इव होता है, घन इव श्याम इति। मैंने ये भी बताया था, इव भी मिलेगा और कहीं पर इति भी मिलेगा। ये इसकी समास विग्रह जो पद है उसमें ये पहचान होती है। और घन इव श्याम, घन, घन मीन्स बादल, श्याम मीन्स, श्याम कृष्ण जी के बारे में कहते हैं, श्याम कैसा था, काला, तो बादल कैसे हैं, काले, तो बादल कैसा है, काला, घन इव श्याम, तो क्या हो जाता है, घन श्याम, क्या हो जाता है, घन श्याम, ये हो जाता है घन श्याम। प्रथम पद की व्यक्ति का लोप हो गया, घन श्याम, श्याम कैसा, घन, घन इव श्याम, घन यानी बादल है वो श्याम जैसा है, घन इव श्याम है, बादल है वो काला है, ठीक है ना। अच्छा आगे और चलें, और कोई उदाहरण, चंद्र इव मुखम इति, चंद्र इव मुखम यानी चंद्रमा के समान मुख वाला, चंद्रमा के समान मुख वाला, मुख कैसा है, चंद्रमा के समान है, तो ये विशेषता है और ये विशेष है, ठीक है ना। तो चंद्र इव मुखम, चंद्र इव मुखम, तो क्या हो जाएगा, चंद्र मुखम, चंद्र मुखम, ये हो जाता है, चंद्र इव मुखम, तो क्या हो जाता है, चंद्र मुखम। इसमें भी प्रथम पद है वो विशेषण है और दूसरा पद है वो विशेष्य है। आगे पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र के समान है, पुरुष कैसा है, व्याघ्र के समान है, पुरुष व्याघ्र इव, तो समासी पद क्या बन जाएगा, पुरुष व्याघ्र, पुरुष व्याघ्र है, ये रूप बन जाता है, पुरुष व्याघ्र इव, पुरुष व्याघ्र, पुरुष है वो व्याघ्र के समान है, चीता के समान है, पुरुष व्याघ्र है, पुरुष है वो व्याघ्र के समान है। आगे और कोई उदाहरण, विद्या एव धनम, विद्या एव धनम, विद्या ही धन है, धन क्या है, विद्या, तो क्या रूप बन जाएगा समासी पद, विद्या धनम, विद्या धनम, ठीक है ना, विद्या एव धनम, विद्या धनम, सबसे महान धन विद्या होती है और विद्या को हमें ग्रहण करना चाहिए, ठीक है ना, विद्या ही महान धन होता है, विद्या से बढ़कर कोई धन इस दुनिया में नहीं है, इसलिए हमें विद्या जहां भी हमें प्राप्त हो, ये मत दिमाग में मत सोचो कि ये हमारे से छोटा है या ये हमारे से बड़ा है, इससे हम किस प्रकार से कोई पूछे तो किसी प्रकार से पूछने में, ज्ञान प्राप्त करने में हमें संकोच नहीं करना चाहिए, ज्ञान ही विद्या है, इसलिए जहाँ से आप ज्ञान प्राप्त कर सके, विद्या प्राप्त कर सके, चाहे वो आपसे छोटा हो उम्र में, चाहे उम्र में बड़ा हो, हम बालक यानी बच्चे से भी विद्या ग्रहण कर सकते हैं। जिस प्रकार हम टीचर लोग पढ़ाते हैं तो बच्चों से भी हमें ज्ञान प्राप्त होता है,
इस प्रकार विद्या ग्रहण करने में संकोच नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस दुनिया में विद्या से बढ़कर कोई धन नहीं होता है। बाकी सब जो धन होता है उन धनों में बंटवारा हो सकता है, हो सकता नहीं, होता ही है। लेकिन विद्या रूपी एक ऐसा गुप्त धन है, इसमें कोई भी बंटवारा नहीं कर सकता। इसलिए विद्या को ग्रहण करना चाहिए, विद्या हमें प्राप्त करनी चाहिए। समझ आ गई ना? तो हमेशा हमें पढ़ते रहना चाहिए, ज्ञान प्राप्त करते रहना चाहिए। तो विद्या एव धनम, विद्या ही धन है। ठीक है ना? तो इस प्रकार ये क्या है, कर्मधारय समास के कुछ उदाहरण है। विद्या ही धनम, यानी विद्या ही धन है। और कुछ और उदाहरण देखते हैं, कोई याद हो तो। कृष्ण चसौ सर्प, कृष्ण चसौ सर्प। सर्प कैसा है? काला। कृष्ण में इसका होता है काला, सर्प कैसा है? काला। कृष्ण चसौ सर्प, सर्प काला है, कृष्ण जैसा है, सर्प कैसा है? काला है। तो सामासिक पद क्या होगा? कृष्ण सर्प, कृष्ण सर्प, ये हो जाता है। कृष्ण सर्प, सर्प कैसा है? सर्प की विशेषता बताई गई है, कैसा सर्प है? काला है। कृष्ण, कृष्ण का अर्थ क्या होता है? काला है। तो कृष्ण सर्प, ठीक है ना? आगे देखो, महान, महान है, महान महान चषौ ऋषि, महान चषौ ऋषि, यानी बहुत बड़ा ऋषि। महान च अशौ ऋषि, यानी महान च अशौ ऋषि में महान ऋषि होता है। क्या होता है? महान ऋषि होता है। तो इसका मान ऋषि क्या हो जाता है? महर्षि। क्या होता है? महर्षि, ये हो जाता है महर्षि। महर्षि का समासिक विग्रह करें तो, यानी महर्षि मतलब महान ऋषि। महर्षि ऋषि कैसा था? महान था ना। तो इसके समासिक समास विग्रह करेंगे तो महर्षि यानी महान है जो ऋषि। तो इसकी ऋषि कैसा है? महान है, इसकी विशेषता। तो महान च असौ ऋषि, महान है जो ऋषि, च असौ ऋषि, महान है जो ऋषि। तो ऋषि की विशेषता क्या होगी? महान होगी। तो महर्षि, महर्षि का समासिक यानी ये समास विग्रह करेंगे, महान च असौ ऋषि हो जाता है। महान महावत्सरी, महाच असौ ऋषि, महाच असौ ऋषि होता है। महान या महाच असौ ऋषि होता है। आगे देखो, मैति च असौ देवी, महति च असौ देवी, यानी महान है जो देवी। महति च असौ देवी, तो महान है जो देवी। यानी देवी कैसी है? महती है। महती में से होता है महान होता है, महती में से महान होता है, और महामेश भी महान या बड़ा होता है। तो क्या हो जाता है? सामासिक, सामासिक पद है वो महादेवी। महती च असौ ऋषि देवी, तो महादेवी हो जाता है। क्या हो जाता है? महादेवी। महती च असौ देवी, महान है जो देवी, तो क्या हो जाता है? महादेवी हो जाता है। समझ आ गई? इस प्रकार ये कुछ कर्मधारय समास के उदाहरण हैं, और भी बहुत होते हैं,
लेकिन इसका कुछ यानी सीखने के लिए इसके बारे में, कर्मधारय समास है उसके बारे में जानने के लिए कुछ आपको उदाहरण बताए गए हैं। इस आधार पर भी अन्य भी बहुत से अपने पुस्तकों में उदाहरण मिलेंगे। तो ये पहचान यानी याद रखना है इसमें कर्मधारय समास में कि इसमें दोनों पदों की विभक्ति समान होती है। इसमें प्रथम पद है वो विशेषण होता है और दूसरा पद विशेष्य होता है। और सामासिक पद बनाते हैं तो प्रथम पद के है उसकी विभक्ति का लोप हो जाता है, ये याद रखना है। समझ आ गई? और लगभग इसमें क्या है, प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति का ही शब्द वो मिलेगा। इसमें देखो प्रथम पद ही है, ठीक है ना, तो प्रथम व्यक्ति या द्वितीय व्यक्ति का प्रयोग मिलता है ज्यादातर, तो ये याद रखना है। या ये विशेष यानी समास विग्रह है वो उसकी पहचान मान लो ये आ जाए समास विग्रह, तो इसमें भी आपको मैंने बताया था लगभग इति मिलेगा, दोनों यानी दोनों पदों की व्यक्ति समान और लास्ट में इति मिलेगा, या कहीं पर ई मिलता है, या फिर चशव। इस प्रकार ये दो तीन शब्द है इनका इस क्रमधारय समास है, इसमें आपको याद रखना पड़ेगा भी इसमें क्या पहचान है। दिमाग यानी दिमाग में बात रखनी पड़ेगी कि क्रमधारय समास में इति मिलेगा दोनों पदों के लास्ट में, या फिर दो पदों के बीच में ई भी मिलेगा, समानता, ठीक है ना, तो ई भी मिलेगा, और या फिर चशव ये भी पद मिल सकता है, ठीक है ना। तो इन तीन है, इनको ध्यान है आपको रखना है कि कर्मधारय समास में ये इसकी पहचान होती है, ठीक है ना। तो इस प्रकार यह अपना सामासिक यानी समास का टॉपिक चल रहा है, ये दो भाग है वो हम क्लियर करते हैं, और आगे बाकी है वो अगले क्लास में करेंगे, ठीक है। जय हिंद, जय भारत।